चलिए आज हम वेटिंग फॉर वीज़ा का दूसरा पार्ट सुनते हैं। अगर पहला पार्ट आपने सुना नहीं हो तो जाके हमारे चैनल में ज़रूर सुनिए। उसके बाद दूसरा पार्ट सुनिए। चलिए सुनते हैं। तकरीबन 1 घंटे इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चालक गाड़ी पर केवल 2 लोग थे। दूसरे लोग नजदीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन लुढ़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक जो कि रोज ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखियां जैसा चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुल पर सवार के जोर से गिराने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर ली। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पत्थरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिससे हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे जाकर तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेजी से गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे, वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोटें आई थीं। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिन तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरी उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। मेरे उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि मैं सही रहूंगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गलती से ज्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो यह था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी की लगाम यह सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए चालरसा गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी ये गलती है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है। 4 दौलताबाद के किले में पानी को दूषित करना, यह 1994 की बात है। दलित तबके से आने वाले आंदोलन के मेरे कुछ साथियों ने मुझे साथ घूमने चलने के लिए कहा। मैं तैयार हो गया। यह तय हुआ कि हमारी योजना में कम से कम वेलूर की बौद्ध गुफाएं शामिल हों। यह तय किया गया कि पहले मैं नासिक जाऊंगा, वहां पर बाकी लोग मेरे साथ हो लेंगे। वेलूर जाने के बाद हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद हैदराबाद का मुस्लिम राज्य था। यह हैदराबाद के मोहम्मदिम निजाम के इलाके में आता था। औरंगाबाद के रास्ते में पहले हमें द्वारताबाद नाम के कस्बे से गुजरना था। यह हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। द्वारताबाद एक ऐतिहासिक स्थान है और एक समय में यह प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी थी। द्वारताबाद का किला प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है। ऐसे में कोई भी यात्री उसे देखने का मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह हमारी पार्टी के लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में किले को देखना भी शामिल कर लिया। हमने कुछ बस और यात्री कार किराए पर ली। हम लोग तकरीबन 30 लोग थे। हमने नासिक से मेवरा तक की यात्रा की। मेवरा औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारी यात्रा की घोषणा नहीं की गई थी। जाने भटके तरीके से चुपचाप योजना बनी थी। हम कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहते थे और उन परेशानियों से बचना चाहते थे जो एक अछूत को इस देश के दूसरे हिस्सों में उठानी पड़ती हैं। हमने अपने लोगों को भी जिन जगहों पर हमें रुकना था, वही जगहें बताई थीं। इसी के चलते निजाम राज्य के कई गांवों से गुजरने के दौरान
हमारे कोई लोग मिलने नहीं आए। हमें चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन हम दौलताबाद किले को शाम होने से पहले ठीक से देखना चाहते थे। इसलिए हम लोग किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि वापसी में चाय पिएंगे। हमने ड्राइवर को चलने के लिए कहा और कुछ मिनटों में हम किले के फाटक पर थे। यह रमजान का महीना था, जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। फाटक के ठीक बाहर एक छोटा टैंक पानी से लबालब भरा था। उसके किनारे पत्थर का रास्ता भी बना था। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर, कपड़े धूल से भर गए थे। हम सबको हाथ मुंह धोने का मन हुआ। बिना कुछ खास सोचे हमारी पार्टी के कुछ सदस्यों ने अपने पत्थर वाले किनारे पर खड़े होकर हाथ मुंह धोया। इसके बाद हम फाटक से किले के अंदर गए। वहां हकथमय बंद सैनिक खड़े थे। उन्होंने बड़ा सा फाटक खोला और हमें सीधे अंदर दे दिया। हमने सुरक्षा सैनिकों से भीतर आने के तरीके के बारे में पूछा था कि किले के अंदर कैसे जाएं। इसी दौरान एक बूढ़ा मुसलमान सफेद दाढ़ी लहराते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आया, थेड़, अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्दी ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास थे उनमें शामिल हो गए और हमें गालियां देने लगे। थेड़ों का दिमाग खराब हो गया है। थेड़ों को अपना धर्म भूल गया है कि उनकी औकात क्या है। थेड़ों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने डराने वाला रवैया अख्तियार कर लिया। हमने बताया कि हम लोग बाहर से आए हैं और स्थानीय नियम नहीं जानते हैं। उन्होंने अपना गुस्सा स्थानीय अछूत लोगों पर निकालना शुरू कर दिया, जो उस वक्त तक फाटक पर आ गए थे। तुम लोगों ने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि ये टैंक अछूत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? ये सवाल वो लोग उनसे लगातार पूछने लगे। बेचारे लोग, ये तो जब हम टैंक के पास थे तब तो वहां थे ही नहीं। ये पूरी तरह से हमारी गलती थी, क्योंकि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। स्थानीय अछूत लोगों ने विरोध जताया कि उन्हें नहीं पता था, लेकिन मुसलमान लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे हमें और उनको गाली देते जा रहे थे। वो इतनी खराब गालियां दे रहे थे कि हम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां दंगे जैसे हालात बन गए थे और हत्या भी हो सकती थी, लेकिन हमें किसी भी तरह खुद पर नियंत्रण रखना था। हम ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं बनाना चाहते थे जो हमारी यात्रा को अजीब तरीके से खत्म कर दे। बीच में से एक मुसलमान नौजवान लगातार बोल रहा था कि सबको अपना धर्म बताना है। इसका मतलब कि जो अछूत है वो टैंक से पानी नहीं ले सकता। मैंने थोड़े गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारा धर्म नहीं सिखाता है? क्या तुम किसी अछूत को पानी लेने से रोक दोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों से मुसलमानों पर कुछ असर होता हुआ दिखा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। सुरक्षा सैनिक की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से में कहा, क्या हम इस किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ, और अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहां रुकना नहीं चाहते। सुरक्षा सैनिक ने मेरा नाम पूछा। मैंने एक कागज पर अपना नाम लिख कर दिया। वह उसे सुपरिटेंडेंट के पास भीतर ले गया और फिर बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले में जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी किले के अंदर पानी नहीं छू सकते हैं, और साथ में एक हकथमय से रस्सी सैनिक भी भेजा गया ताकि वो देख सके कि हम उस आदेश का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने एक उदाहरण दिया था कि कैसे एक अछूत हिंदू पारसी के लिए भी अछूत होता है, जबकि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत होता है। 5 डॉक्टर ने समुचित इलाज से मना किया, जिससे मुंह की मौत हो गई। यह घटना भी आंखें खोलने वाली है। यह घटना काठियावाड़ में एक गांव की अछूत स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की है। मिस्टर गांधी द्वारा प्रकाशित जनरल मगिंडाया में यह घटना एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आई। इसमें लेखक ने अपने तंजी अनुभव कि कैसे उसकी पत्नी, जिसने अब भी बच्चे को जन्म दिया था, हिंदू डॉक्टर के ठीक से उपचार न करने के चलते मर गई। पत्र कहता है, नगर सेठ ने आश्वासन दिया कि मैं डॉक्टर को 2 रुपये दे दूंगा। तब जाकर डॉक्टर आया, लेकिन उसने इस शर्त पर मरीज को देखा कि वह हरिजन बस्ती के बाहर मरीज को देखेगा। मैं अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को लेकर बस्ती के बाहर आया। तब डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया और उसने मुझे दिया, और मैंने अपनी बीवी को। फिर उसी प्रक्रिया में थर्मामीटर वापस किया। यह तकरीबन रात के 8 बजे की बात है। बत्ती की रोशनी में थर्मामीटर को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवाइयां भेजीं।
मैं बाजार से कुछ लिनसीड खरीद कर ले आया और मरीज पर लगाया। बाद में डॉक्टर ने मरीज को देखने से इनकार कर दिया, जबकि मैंने उसको 2 रुपए दिए थे। बीमारी खतरनाक थी। अब केवल भगवान ही हमारी मदद कर सकता था। मेरी जिंदगी की लौ बुझ गई। आज दोपहर 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उस अछूत शिक्षक का नाम नहीं दिया हुआ है और इसी तरह से डॉक्टर का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। अछूत शिक्षक ने बदरे की कार्यवाही के डर के कारण नाम नहीं दिया, लेकिन तथ्य एकदम सही है। उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद डॉक्टर ने बुरी तरह से बीमार औरत को खुद थर्मामीटर लगाने से मना कर दिया और उसके मना करने के कारण ही औरत की मृत्यु हुई। उसके मन में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं हुई कि वह जिस पेशे से बंधा हुआ है उसके कुछ नियम कानून हैं। हिंदू किसी अछूत को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेंगे। 6 गाली ग्लॉज और धमकियों के बाद मुंह को नौकरी छोड़नी पड़ी, इस बात को आगे कहने के लिए यह एक और घटना है। 6 मार्च 1928 को वरहेन मिलर के पीछे दादर बॉम्बे में इंदुलाल यादव की अध्यक्षता में कासरवाड़ी बरबंगी लोगों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक बंगी लड़के ने अपना अनुभव इन शब्दों में बयान किया। मैंने 1933 में भाषा की अंतिम परीक्षा पास की। मैंने अंग्रेजी कक्षा 4 तक पढ़ी थी। मैंने बॉम्बे म्यूनिसिपल पार्टी के स्कूल कमेटी में शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन वैकेंसी न होने के चलते असफल रहा। फिर मैंने अहमदाबाद में पिछड़े वर्ग के ऑफिसर के लिए तलाठी पद, गांव का पटवारी के लिए आवेदन किया और सफल रहा। 19 फरवरी 1936 को मैं बायसाठ तालुका के खेड़ा जिले में मामलातदार के कार्यालय में तलाठी पद पर नियुक्त हुआ। वैसे मेरा परिवार मूल रूप से गुजरात से आया था, लेकिन मैं इससे पहले कभी गुजरात नहीं गया था। मैं वहां पहली बार आया था। उसी तरह से मैं यह नहीं जानता था कि सरकारी दफ्तर में भी छुआछूत है। मेरे हरिजन होने की बात मेरे आवेदन में पहले से लिखी थी, इसलिए मैं उम्मीद करता था कि मेरे सहकर्मियों को पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूं। इसलिए मैं मामलातदार ऑफिस के क्रिया के व्यवहार से हैरान रह गया। जब मैं तलाठी का पद संभालने वहां पहुंचा, कायकून ने बड़े ही घृणा से मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, सर, मैं एक हरिजन हूं। उसने कहा, भाग जाओ और दूर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नजदीक आने की? अभी तुम ऑफिस में हो। अगर तुम बाहर होते तो अब तक मैं तुम्हें 6 लात मारता। हिम्मत तो देखो कि मैं यहां नौकरी करने आया हूं। उसके बाद उसने मुझे कहा कि अपने सर्टिफिकेट और नियुक्ति का आदेश पत्र यहां जमीन पर रख दो। जब मैं बायसाठ के मामलातदार ऑफिस में काम कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पानी पीने में होती थी। ऑफिस के बरामदे में पीने के पानी के डिब्बे रखे थे और वहां पर एक इंच डिब्बों की जिम्मेदारी और पानी वितराने के लिए आदमी रखा हुआ था। उसका काम ऑफिस के कर्मचारियों के लिए जब भी उनकी जरूरत हो पानी वितराना था। उसकी अनुपस्थिति में वे लोग खुद डिब्बे से जाकर पानी निकालकर पीते थे। मेरे मामले में यह बिल्कुल असंभव था। मैं उस डिब्बे को छू नहीं सकता था। मेरे छूते ही वह पानी दूषित हो जाता। इसीलिए मुझे पानी वितराने वाले की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक खराब सा बर्तन रखा था, जिसे मेरे सिवाय न कोई छूता था और न कोई धोता था। इसी बर्तन में पानी वाला मेरे लिए पानी डाल देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब वह पानी वितराने वाला मौजूद हो। पानी वितराने वाले को भी मुझे पानी देना पसंद नहीं था। जब मैं पानी पीने आता था तो वह वहां से सरक लेता था। नतीजन मुझे बिना पानी पिए रहना पड़ता था। ऐसे 1-2 दिन नहीं थे, बल्कि कई दिन थे जिनमें मुझे पानी नहीं मिलता था। इसी तरह की दिक्कत मेरे ठहरने को लेकर भी थी। मैं बायसाड़ में अजनबी था। कोई भी हिंदू मुझे घर देने को तैयार नहीं था। बायसाड़ के अछूत भी अपने यहाँ ठहराने को तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि वो उन हिंदुओं को नाराज कर देंगे जिन्हें पसंद नहीं था कि मैं एक क्रिया बनकर अपनी हैसियत से ज्यादा रहूं। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे खाने को लेकर हुई। ऐसी कोई जगह और ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मुझे खाना दे सके। मैं सुबह शाम बाजार खरीदकर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर खाता था और रात को मामलातदार ऑफिस के बरामदे में आकर सोता था। इस तरह से मैंने कुल 4 दिन बिताए। यह सब कुछ मेरे लिए असहनीय हो गया। तब मैं अपने पूर्वजों के गांव जंत्राड़ चला गया।
यह बरसात से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह सब मैंने कुल 1.5 महीने किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे एक तलाठी के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तलाठी के पास 3 गांव जंत्रार, खानपुर और सजयपुर का जिम्मा था। जंत्रार उसका मुख्यालय था। मैं जंत्रार में इस तलाठी के साथ 2 महीने रहा। उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया। मैं एक बार भी गांव के ऑफिस में नहीं गया। गांव का मुखिया खास तौर पर मेरा विरोधी था। एक बार उसने कहा, तुम्हारे बाप दादे गांव के ऑफिस में झाड़ू बुहारी करते थे और तुम अब हमारी बराबरी में बैठना चाहते हो। देख लो, बेहतर होगा कि नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाठी ने मुझे सजयपुर जनसंख्या सारणी तैयार करने के लिए बुलाया। मैं जंत्रार से सजयपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाठी गांव के ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया और ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उन्हें नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं वहां तकरीबन 15 मिनट खड़ा रहा। मैं इस जिंदगी से वैसे ही तंग आ गया था और इस अपमान और उपेक्षा से और क्षुब्ध हो गया। मैं वहां पास में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाठी मुझसे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वहां लोग आना शुरू हो गए और जल्द ही एक बड़ी भीड़ मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय का पुस्तकालय अध्यक्ष कर रहा था। मैं समझ नहीं सका कि क्यों एक पढ़ा लिखा आदमी इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा है। मैं थोड़ी देर बाद समझा कि यह कुर्सी उसकी थी। वह मुझे बुरी तरह से गालियां दे रहा था। रवा तन्मा, गांव के नौकर की ओर देखकर वह बोलने लगा, इस गंदे बंगी कुत्ते को किसने कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया? रवातन्मा ने मुझे कुर्सी से उठाया और मुझसे कुर्सी लेकर चला गया। मैं जमीन पर बैठ गया। उसके बाद बीड गांव के ऑफिस में घुस गई और उसने मुझे घेर लिया। वह एक गुस्से से सरकती हुई बीड थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे। कुछ लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मुझे धारियां गड़ासा से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैंने उनसे माफी मांगी और वादा किया कि ऐसा कभी नहीं करूंगा, और यह भी वादा किया कि नौकरी छोड़ दूंगा। मैं वहां रात के 7 बजे तक बीड के छत जाने तक रोता रहा। तब तक तलाठी और मुखिया दोनों नहीं आए। उसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बॉम्बे लौट आया। चलिए, इसी पे बुक ख़त्म होते हुए आपसे विनती करते हैं, अगर आपको भीमराव जी की भावनाएं महसूस हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और वीडियो और ऑडियो बुक लेके आए तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।